कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी भी पकड़ में नहीं आता अगर उसे कंप्यूटर चलाना आता। एक ऐसा इंसान जो अपने ही शिकार का दोस्त भी हो, शहर का मशहूर नाम भी हो और ऊपर से डॉक्टर भी हो। यह कहानी है डॉक्टर हैरोल्ड शिफमैन की, जिसने अपनी क्लिनिक का इस्तेमाल लोगों की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए किया। यह हैरान करने वाली कहानी दिल दहला देती है, जब एक डॉक्टर अपने पेशे का इस्तेमाल बुरी नीयत के लिए करता है। इंग्लैंड के हाइड नाम के एक छोटे से कस्बे में, जहां सिर्फ 30 लोग रहते थे, वहां एक ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा था जिसका किसी को अंदाजा तक नहीं था। पूरे 23 सालों तक डॉक्टर हैरोल्ड शिफमैन सबकी आंखों के सामने बिना किसी शक के एक के बाद एक लोगों की जान लेता रहा। 250 से भी ज्यादा मौतें होने के बावजूद किसी को उस पर जरा भी संदेह नहीं हुआ, और शायद कभी होता भी नहीं अगर वो एक छोटी सी गलती ना कर बैठता। आखिर क्या वजह थी कि डॉक्टर हैरोल्ड शिफमैन इतने लोगों की जान ले रहा था? कैसे वो 23 सालों तक बिना किसी शक के अपनी खौफनाक हरकतों को अंजाम देता रहा? क्या उसकी कोई निजी दुश्मनी थी, या उसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी थी? सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इतने लंबे समय तक पुलिस को उसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन फिर एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने उसकी बरसों से छिपी खूनी साजिश को एक ही पल में बेनकाब कर दिया। आखिर वो सुराग क्या था जिसने दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर का पर्दाफाश कर दिया? डॉक्टर हैरोल्ड शिफमैन अपने शिकार चुनने में बेहद चालाक था। वो ऐसे मरीजों को निशाना बनाता जो अकेले रहते थे, उम्रदराज थे और जिनकी मौत पर किसी को शक होने की गुंजाइश ही न हो। लेकिन वो सिर्फ उनका डॉक्टर नहीं था, बल्कि उनके दर्द का सुनने वाला एक हमदर्द भी बन जाता। वो उनके घर जाता, घंटों उनकी बातें सुनता, उनके अकेलेपन को बांटने का भरोसा दिलाता। मरीजों को लगता कि कोई तो है जो उनकी परवाह करता है, और इसी भरोसे में कई लोगों ने अपनी घर की चाबियां तक उसे सौंप दी। अपनी इसी नरमी और अपनापन दिखाने वाली चालाकी की वजह से वो हाइड में एक बेहद सम्मानित और मशहूर नाम बन चुका था। एक ऐसा नाम जिस पर किसी को भी शक नहीं था। लोगों को लगता था कि डॉक्टर हैरोल्ड शिफमैन बस एक अच्छा डॉक्टर है जो बुजुर्गों की देखभाल करता है, उनकी तकलीफें सुनता है और दवाइयों से उनका इलाज करता है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी। मरीजों की देखभाल की आड़ में वो धीरे धीरे उनकी जिंदगी के हर पहलू की जानकारी जुटा रहा था। कौन अकेला रहता है, किसके पास कितनी दौलत और जायदाद है, घर में कौन कौन आता जाता है और उनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब उसे यकीन हो जाता कि कोई शिकार पूरी तरह से असहाय है और उसकी मौत पर कोई खास सवाल नहीं उठाएगा, तब वो अपनी खतरनाक चाल चलता। वो अपने ही मरीज को दवा का ओवरडोज देकर चुपचाप मौत के घाट उतार देता। एक ऐसी मौत जो देखने में बिल्कुल स्वाभाविक लगती थी। चूंकि डॉक्टर शिफमैन के शिकार पहले से ही 80 साल से ज्यादा उम्र के होते थे, उनकी मौत को कोई संदेह की नजर से नहीं देखता। सालों तक यह खतरनाक खेल जारी रहा, लेकिन न तो किसी ने उस पर शक किया और न ही कभी पकड़ा जाने का डर उसके सामने आया। सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चल रहा था, जब तक उसने खुद एक गलती नहीं कर दी। डॉक्टर शिफमैन ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से करीब 70 किलोमीटर दूर पोंटफ्रेक्ट नाम के एक कस्बे से की थी, जहां वो एक अस्पताल में काम करता था। फिर 1974 में वो टॉडमॉडर्न चला गया और अब्राहम एंड मारोड मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर बन गया। इसी दौरान उसकी एक खतरनाक आदत सामने आई, पैथी नाम की दवा का नशा। ये असल में एक पेन किलर थी, लेकिन इसमें भारी मात्रा में नशा होता था। डॉक्टर शिफमैन खुद भी इसका आदी था और अपने मरीजों को भी ये दवा जरूरत से ज्यादा मात्रा में देता था। इस दवा का असर ये होता कि मरीज इसे लेने के बाद खुद को पहले से बेहतर महसूस करने लगते, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे अनजाने में नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। धीरे धीरे उसके मरीज उसकी तरफ आकर्षित होते चले गए और उस पर पूरी तरह से भरोसा करने लगे। यही वो चालाकी थी
जिसने उसे हाइड में सबसे भरोसेमंद डॉक्टर बना दिया। लेकिन इसी नशे की लत ने उसकी परफेक्ट योजना में पहली दरार भी डाल दी। डॉक्टर शिफमैन की सबसे बड़ी चालाकी यह थी कि उसने हर मुश्किल से खुद को बचाना सीख लिया था। जब उसकी नशे की लत और गैर कानूनी प्रिस्क्रिप्शन का मामला खुला तो अस्पताल प्रशासन ने उसे निकाल दिया। बात उसके मेडिकल लाइसेंस के रद्द होने तक पहुंच गई थी। लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ दिया। उसने कुछ वक्त रिहैब सेंटर में बिताया और जब सब उसे भूल चुके थे तो वो दोबारा अपनी खतरनाक योजना पर लौट आया। 1977 में शिफमैन हाइड आ गया और डॉनी ब्रुक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करने लगा। 1980 में उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और नहीं अपनी नशे की लत छोड़ी और नहीं अपने खौफनाक इरादे। लेकिन उसकी किलिंग स्प्री में असली उछाल तब आया जब 1993 में उसने हाइड में अपनी खुद की क्लिनिक खोल ली। अब वो शहर का एक सम्मानित डॉक्टर बन चुका था जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते थे। अगले कई सालों तक वो अपने मरीजों को बिना किसी शक शुबे के मारता रहा। उम्रदराज मरीज उसकी सबसे आसान शिकार थे और उसकी चालाकी इतनी गहरी थी कि किसी को उस पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। डॉक्टर शिफमैन अब एक डॉक्टर नहीं बल्कि मौत का सौदागर बन चुका था। एक ऐसा शैतान जो सफेद कोट पहनकर अपनी साजिश को बेखौफ अंजाम दे रहा था। मार्च 1998 में पहली बार किसी ने डॉक्टर शिफमैन की हरकतों पर सवाल उठाया और ये शक करने वाली कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद एक डॉक्टर थी, डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड। वो शिफमैन की क्लिनिक के ठीक सामने स्थित ब्रूक सर्जरी में काम करती थी। उन्हें इस बात पर गहरा संदेह हुआ कि आखिर क्यों डॉक्टर शिफमैन के मरीजों की मौत की दर इतनी ज्यादा है। डॉक्टर लिंडा ने गौर किया कि सिर्फ 3 महीनों में शिफमैन के 16 मरीजों की मौत हो चुकी थी, जबकि उनके अपने अस्पताल जो शिफमैन की क्लिनिक से 3 गुना बड़ा था में इसी अवधि में सिर्फ 14 मरीजों की जान गई थी। ये अंतर इतना बड़ा था कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लेकिन असली झटका तब लगा जब यह पता चला कि शिफमैन के मरे हुए सभी 16 मरीजों को दफनाया नहीं गया था बल्कि उन्हें जला दिया गया था। यह एक खतरनाक संकेत था क्योंकि जलाए गए शवों से कोई भी फॉरेंसिक जांच नहीं हो सकती थी। अब यह मामला सिर्फ संदेह का नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का संकेत दे रहा था। डॉक्टर शिफमैन इतने सालों तक जिस खेल को बिना किसी डर के खेलता रहा था वो अब पहली बार शक के घेरे में आ चुका था। यहां यह समझना जरूरी है कि क्रिश्चियन परंपरा के अनुसार ज्यादातर लोग अपने प्रियजनों को दफनाते हैं। सिर्फ कुछ ही परिवार अंतिम संस्कार के लिए जलाने का फैसला करते हैं। लेकिन डॉक्टर शिफमैन के 16 मरीजों के मामले में ये एक समान पैटर्न था। सभी को जलाया गया था। ये संयोग नहीं हो सकता था। डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड को जब यह एहसास हुआ कि मामला सामान्य नहीं है तो उन्होंने अपने संदेह को एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मैनचेस्टर के कोरोनर को सौंप दिया। रिपोर्ट में उन्होंने ये भी लिखा कि डॉक्टर शिफमैन के मारे गए मरीजों में ज्यादातर बुजुर्ग महिलाएं थीं, जिन्हें उनके घरों में मृत पाया गया। लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो ये कि हर मौत एक अजीब पैटर्न में हुई थी। इन मरीजों को आमतौर पर कुर्सी पर बैठे हुए अच्छे कपड़े पहने हुए मृत पाया जाता था, जैसे वे किसी से मिलने के लिए तैयार बैठे हों। और संयोग देखिए, मौत के वक्त या तो डॉक्टर शिफमैन खुद वहां मौजूद होता या फिर वो पहली बार मरीज के घर जाता और उसे पहले ही मृत पाता। ये इतना सामान्य नहीं था कि इसे नजरअंदाज किया जा सके। अब ये एक साधारण मेडिकल केस नहीं रह गया था। ये एक भयानक सच की परतें खोलने वाला मामला बन चुका था। डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने एक जांच शुरू की, लेकिन डॉक्टर शिफमैन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। सिर्फ 1 महीने बाद ही ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई और शिफमैन बिना किसी परेशानी के अपने पुराने तरीके से मरीजों की जान लेने में जुटा रहा। असल में शिफमैन ने अपने मरीजों की मौत को कानूनी रूप देने के लिए एक चतुर तरीका अपनाया था। जब कोई मरीज मरता तो वो खुद फॉर्म B साइन करता।
ये वही दस्तावेज होता है जिसमें मरीज की मौत का कारण दर्ज किया जाता है और जो इलाज करने वाला डॉक्टर जारी करता है। लेकिन असली खेल फॉर्मसी के साथ होता था। इस फॉर्म पर किसी दूसरे डॉक्टर को हस्ताक्षर करने होते थे जिससे मौत की पुष्टि की जाती थी। शिफमैन ने अपने संपर्कों का पूरा फायदा उठाया। उसने या तो अपने करीबी डॉक्टर दोस्तों से फॉर्मसी साइन करवाया या फिर उन लोगों से जो उस पर शक करने की जरूरत ही नहीं समझते थे। नतीजा ये हुआ कि उसके मरीजों की मौतें बिना किसी जांच पड़ताल के क्रिमेशन तक पहुंच जाती और उनके शवों के साथ सारे संभावित सबूत भी जलकर राख हो जाते। इसी प्रक्रिया के कारण कई संदिग्ध मौतें कभी जांच के दायरे में नहीं आई और शिफमैन सालों तक आराम से कत्ल करता रहा। लेकिन पुलिस की नजरों से बचने का उसका ये खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला था। इन्वेस्टिगेशन बंद होते ही उसने 3 और लोगों की हत्या कर दी। लेकिन अब उसके पकड़े जाने का समय आ चुका था। कैथलीन ग्रंडी की मौत डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन की गिरफ्तारी की सबसे बड़ी वजह बनी। कैथलीन हाइड टाउन की पूर्व मेयर थी और 24 जून 1998 को अपने घर में मृत पाई गई। हमेशा की तरह डॉक्टर शिपमैन ही आखिरी शख्स थे जिन्होंने उन्हें जिंदा देखा था। उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट पर ओल्ड एज यानी बुढ़ापे को मौत की वजह बताया और मामला रफादफा हो गया। लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। कैथलीन की बेटी एंजेला वुडरफ एक वकील थी। उन्हें अपनी मां की अचानक मौत पर तब शक हुआ जब उन्हें एक वसीयत मिली जिसमें उनकी मां ने अपना घर डॉक्टर शिपमैन के नाम कर दिया था। यह वसीयत देखकर एंजेला को 2 वजहों से शक हुआ। पहली, उनकी मां के पास 2 घर थे, लेकिन वसीयत में सिर्फ एक घर का जिक्र था जो बताता था कि इसे किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखा था जिसे दूसरे घर की जानकारी नहीं थी। दूसरी बात, उनकी मां कभी भी वसीयत में इस तरह का बदलाव नहीं करती, खासकर बिना अपने परिवार को बताए। एंजेला तुरंत पुलिस के पास गई और एक नई जांच शुरू हुई। कैथलीन ग्रंडी की बॉडी को कब्र से निकालकर ऑटोप्सी की गई। रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी बॉडी में डायमोफिन यानी हीरोइन की भारी मात्रा थी, जो आमतौर पर पेन किलर के रूप में दी जाती है, लेकिन ओवरडोज जानलेवा हो सकता है। जब पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन से पूछताछ की तो उन्होंने दावा किया कि ग्रंडी पहले से ही हीरोइन की आदी थी और ये बात उन्होंने अपने कंप्यूटराइज्ड मेडिकल जर्नल में भी दर्ज कर रखी थी। यहीं पर डॉक्टर शिपमैन फंस गए। उन्हें यह नहीं पता था कि कंप्यूटर में कोई भी एंट्री करने के बाद लास्ट डेट ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि उन्होंने ये हीरोइन एडिक्शन वाली एंट्री कैथलीन की मौत के बाद डाली थी, यानी वो झूठ बोल रहे थे और सबूत गढ़ रहे थे। इस मेडिकल एंट्री के अलावा पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिल गया जिससे कैथलीन ग्रंडी की झूठी वसीयत लिखी गई थी। अब डॉक्टर शिपमैन की पोल पूरी तरह खुल चुकी थी। ये सबूत इतना ठोस था कि उनकी गिरफ्तारी तय थी। 1998 में पुलिस ने डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। आगे की जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे होने वाले थे। डॉक्टर हेरोल्ड शिपमैन का मामला एक ऐसा केस बन गया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये मामला इस हद तक जटिल था कि पुलिस और जांच एजेंसियों को महीनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। शिपमैन की गिरफ्तारी के बाद यह पाया गया कि उसकी टाइपराइटर में कुछ कैरेक्टर्स खराब थे और यही खराब कैरेक्टर्स ग्रंडी की वसीयत में भी गायब थे, जो कि एक और अहम सबूत था। पुलिस ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो उन्होंने 15 और पेशेंट्स के मामलों को पुनः देखा जिनकी मौतें शिपमैन के इलाज के दौरान हुई थी। हर केस में एक समान पैटर्न सामने आया, डायमोफिन का ओवरडोज, मौत के कारण के रूप में ओल्ड एज और क्रिमेशन की सलाह। ये सभी मामलों में शिपमैन ने खुद ही हस्तक्षेप किया था ताकि कोई भी सबूत न बच सके। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो पता चला कि शिपमैन ने 1975 से लेकर अपनी गिरफ्तारी तक कुल 218 पेशेंट्स को मारा था। हालांकि कुछ मामलों में सबूत की कमी की वजह से ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है, शायद 260 तक। कोर्ट ने शिपमैन को 15 मौतों के लिए दोषी ठहराया
और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन उसका अंत और भी चौंकाने वाला था। उसने अपनी जेल में रहते हुए खुद को फांसी पर लटका लिया। इसके बाद जेल के एक साथी ने यह चौंकाने वाला दावा किया कि शिपमैन ने खुद उससे कहा था कि उसने 508 लोगों की हत्या की थी। हालांकि यह दावा पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया, लेकिन यह सोचने पर मजबूर करता है कि शिपमैन ने इतना बड़ा अपराध क्यों किया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो अपने मरीजों को हीरोइन देकर मरते हुए देखना चाहता था। कुछ इसे साइकोपैथिक प्रवृत्ति मानते हैं, तो कुछ इसे पैसों के लिए किया गया अपराध कहते हैं। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि उसकी मां की कैंसर से मौत और पेन किलर के रूप में मॉर्फिन का इस्तेमाल भी इसकी वजह हो सकता है। डॉक्टर शिपमैन का मनोविज्ञान और उसकी असली मंशा आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आप देख रहे थे दी ऑनेस्ट वॉल्ट। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार और शब्बा खैर।